चलें जी स्टार्ट करें। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 निकालें जो होमवर्क में दिया था। गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट ऑफ पेज में क्यों बताऊं, होमवर्क किया ना कल तूने, पेज 318। गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द, भाई आवाज आएगी, ये लोग चुप करेंगे तो आवाज आएगी ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेट अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, एंड पे बैठे इंटरेस्ट, और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, एंड पे बैठे 15.8। ओके अच्छा जी, एक दो दफा बस 5 मिनट लगा के इन एडजस्टमेंट्स को पढ़ लेते हैं एक दफा जो होमवर्क में थी। हो गया था वैसे सवाल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 0.7 मिलियन पेड एज पेनल्टी, तो ये पेनल्टी नॉट अलाउड है, इसलिए मोहतरम इसको आपने ऐड कर देना था करंट टैक्स की वर्किंग में। During the year, company made a provision of 2.4 million for gratuity, and the actual payments on account of gratuity to outgoing employees was 1.6। अच्छा, gratuity का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल था, 0.6 में था। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एज एट या होता है ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन डेट देख के पता चल जाता है ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है। तो प्रोविजन फॉर टाइम पे आएगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एज एट यकम जनवरी 2008 का मतलब है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का अवेलेबल था, डेट वाज 0.7 प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का। चुप यार। During the year, company made a provision of 2.4 million for during the year, as on नहीं। During the year का मतलब फिर expense for the year होगा। During the year expense के साथ लफ्ज़ यूज होते हैं और as on brought down या carried on के साथ। During the year, expense was 2.4 and the actual payment made to outgoing employees was carried on balancing आ जाना था, whatever is it may be, छोड़े परे। Next, हाँ वो देखो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एज एट यकम जनवरी 8, एज एट यकम जनवरी 8 का मतलब है ब्रॉट डाउन। आगे जी, लीज के केस में करंट टैक्स की वर्किंग में हमें चाहिए इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, वो हम ऐड करेंगे, और शायद आपको याद हो मैंने कहा था रेंटल माइनस करेंगे। ये करंट टैक्स की वर्किंग होगी। इसके बाद होगी डेफर टैक्स की वर्किंग। तो डेफर टैक्स की वर्किंग में हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, राइट ऑफ यूज की और लीज लायबिलिटी की। ओके, तो अगर आप अगले सफे पे आए तो मूवमेंट इन एसेट्स हेल्ड अंडर लीज एज फॉलोज। तो ये ना राइट ऑफ यूज की मूवमेंट है, लिख लें। ये किसकी मूवमेंट है? राइट ऑफ यूज की। ओपनिंग बुक वैल्यू और राइट ऑफ यूज की, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बुक वैल्यू। तो मोहतरम डेफर टैक्स की वर्किंग में क्लोजिंग बुक वैल्यू जानी थी 1.8 ये वाली, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को उल्टाना है, तो इंटरेस्ट है डेप्रिसिएशन है 0.7, इसको उल्टाएंगे। ओके, नेक्स्ट, लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 0.65। लीज पेमेंट्स क्या होंगी? रेंटल्स। फॉर्मेट आता हो तो फिगर्स आसान हो जाती हैं। लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 0.65 व्हिच इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट, और याद रखिएगा लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट प्रिंसिपल दो चीजें पड़ी होती हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? इंटरेस्ट चाहिए होता है ऐड करने के लिए, और टैक्स वाले कहते हैं इंटरेस्ट रिडक्शन ऐड कर दो और इसकी जगह क्या माइनस कर लो? रेंटल माइनस कर लो। एट 31 दिसंबर 8 यानी क्लोजिंग बैलेंस, हाँ क्लोजिंग बैलेंस, द लीज ऑब्लिगेशन स्टूड एट 1.2, लीज ऑब्लिगेशन 1.2 है, और इन दोनों की टैक्स बेस आपसे डिस्कस हो गया था 0 है। हाँ जी, नहीं, रेंटल्स में इंटरेस्ट शामिल होता है ना। अगर आप 0.65 और 1.15 नेट करेंगे तो फिर तो आप फिगर उठा रहे होंगे प्रिंसिपल की, क्योंकि मोहतरम देखो पूरे रेंटल उठाए जाते हैं। ये मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं, अगर आपको याद आ जाए, पेज नंबर 739 पे हमने बात की थी कि टैक्स वाले रेंटल माइनस करने देते हैं
या रेंटल माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल माइनस करने देते हैं? शायद आपको ये वाली बात याद आ रही हो। टैक्स वाले सिर्फ क्या माइनस करने देते हैं? रेंटल माइनस करने देते हैं। और अकाउंटिंग वाले इंटरेस्ट, और इसको अगर डिवाइड कर दूं मैं तो डेप्रिशिएट। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाले माइनस करने देते हैं, और टैक्स वाले इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की जगह सिर्फ एक कॉलम उनके जहन में होता है, वो कौन सा होता है? रेंटल। तो इसलिए एक भाई कह रहे हैं कि मैंने ये किया था कि मैंने 0.65 के रेंटल में से माइनस कर दिया था 0.15 का इंटरेस्ट। तो फिर तो ये कुछ ऐसी फिगर आई होगी, यानी जैसे 100 में से 25 माइनस कर दो तो टैक्स वाले 75 माइनस करने देंगे। ऐसी बात नहीं है, टैक्स वाले पूरा 100 माइनस करने देंगे। इसलिए रेंटल में से कुछ भी माइनस करने की इजाजत नहीं है, टैक्स वाले पूरा रेंटल माइनस करने देंगे। और रेंटल में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। बल्कि टैक्स वाले इन चक्रों में पड़ते ही नहीं प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट कितना है, वो सिर्फ रेंटल को माइनस करने देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो देखने का वो तरीका ही, वो फिर आप सिर्फ प्रिंसिपल ले जाओगे, हालांकि वो पूरा रेंटल माइनस करने दे रहे हैं। 0.65 क्या? बताओ आपने क्या किया था दोबारा? अच्छा मोहतरम, ये कह रहे हैं कि मैंने 1.2 में से 0.65 माइनस किया है। अब ये इन्होंने क्या सोच के माइनस किया है, पहले आप मेरी बात सुन लें। एक मिनट। सवाल में लिखा हुआ है लाइबिलिटी स्टूड एट इतने, इस तरह की बात इसने की है। ये मैं हूं पेज 739 पे। लाइबिलिटी स्टूड एट इतने, लाइबिलिटी स्टूड एट इतने का मतलब है कि लाइबिलिटी एट 31 दिसंबर स्टूड एट इतने का मतलब है कि इस साल की पेमेंट हो चुकी है या करनी है? हो चुकी है। स्टूड एट 31 दिसंबर एट इतने, तो इसका मतलब है पेमेंट्स के बाद वाली लाइबिलिटी दे रहा है, पेमेंट हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो इन भाई ने जो है वो क्या किया था, इन भाई ने 0.65 की पेमेंट जो है 1.2 में से माइनस की थी। हालांकि 1.2 के साथ लिखा है द ऑब्लिगेशन स्टूड एट 1.8 एट 31 दिसंबर, साल के आखिरी दिन लाइबिलिटी सारी दे दू के लाइबिलिटी खड़ी है 1.2 पे। तो एज इट इज फिगर्स उठानी थी विदाउट एनी चेंज। और 0.5 में आ जाए। 0.5 क्या था जी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 दिसंबर 2008। भाई एक ही दफा जगह बना दो, इस रो में भी लास्ट रो में भी एक ही दफा जगह बना दें, या आप आगे आ जाएं थोड़ा सा, अगर आपने कोने पे बैठना है तो आगे आ जाएं, वरना एंड तक जगह बना दें। दो ऑप्शन दे दिए, जल्दी जल्दी जो भी करना है कर लें। एंड तक हो जाओ भाई, उसामा एंड तक हो जाए। मोहतरम आप भी एंड तक हो जाओ भाई। ये बैग उठा के मोहतरम लास्ट रो में भाई थोड़ा इधर हो जाओ, बैग पिछली रो में रख दो। उसामा इनको करवा दें इधर। हाँ शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ओके पढ़ें जी 0.5। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 दिसंबर 2008 इनक्लूड इंटरेस्ट। ये सिर्फ टॉपिंग है, पूरे वर्क इन प्रोग्रेस की प्राइस नहीं है, ये सिर्फ उसके ऊपर टॉपिंग है, उसका इंटरेस्ट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये सिर्फ दूध पे मलाई है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 2.3 विच हैव बीन कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद IAS 23। IAS 23 के मुताबिक ये कैपिटलाइज हो गया है। तो इस बात का क्या मतलब है कि IAS 23 के मुताबिक ये कैपिटलाइज हो गया है। जब हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाएंगे तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में CWIP 2.3 कैपिटलाइज हो चुका है। However, the entire interest is minus under income tax ordinance। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाले कहते हैं एंटायर इंटरेस्ट माइनस कर लो, इसका मतलब है वो बैलेंस शीट में नहीं शो करना चाह रहे। तो हमने पढ़ा था कि फिर इसको करंट टैक्स की वर्किंग में जाके लेस कर दें। अब इस बात को पढ़ लें। CWIP इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 2.3 विच हैज बीन कैपिटलाइज्ड। तो CWIP में कैपिटलाइज्ड अमाउंट पड़ी है इंटरेस्ट की 2.3, क्योंकि अकाउंटिंग वाले IAS 23 में कहते हैं इंटरेस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है। हाउएवर द एंटायर पूरा इंटरेस्ट टैक्स वाले कहते हैं आप माइनस कर लो, इसलिए करंट टैक्स की वर्किंग में जाके आपने 2.3 माइनस करना था। ठीक है जी, आ जाएं आज वाले सवाल की तरफ। पेज 740। अच्छा ये होमवर्क वाले सवाल में तो आपको डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस का मसला नहीं आया होगा। कल क्लास वर्क वाले सवाल में मसला था कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स मिसिंग था, लेकिन होमवर्क वाले सवाल में डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन था।
ओके अच्छा यार, वैसे ही एक बात पूछ रहा हूं, किसी इनकम के बारे में आपको बताए कोई बंदा, तो ये इनकम रिसीवेबल होगी या रिसीव हो गई होगी? वैसे को बताया मैंने इनकम कमाई है, तो क्या जनरल असम्पशन ज़हन में आती है, रिसीवेबल होगी या रिसीव होगी? नहीं यार, एक बार याद रखिएगा, कोई भी बंदा कहे मैंने इंटरेस्ट कमा लिया है तो बस ठीक है, मिल भी गया आपको कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कोई बंदा कहे मैंने डिविडेंड इनकम आई है मुझे, तो क्या कहेंगे आप? कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। तो वैसे एक बात कर रहा था, ये बात कल परसों शायद मैं इसको रिवाइज कराऊं, लेकिन फिलहाल कल वाले सवाल को सामने रखते हुए क्वेश्चन 8 मैंने खोला हुआ है पेज 740 पे। ये जो इंटरेस्ट है ये रिसीवेबल है या रिसीव हो गया होगा? रिसीव हो गया होगा। कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और ये डिविडेंड भी रिसीव हो गया होगा इंशाल्लाह। कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट लिख लें ऐसे समझने के लिए। नहीं, रिसीवेबल भी आती है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। एक्रूअल अकाउंटिंग तो ये कहती है ना रिसीवेबल और रिसीव दोनों चीजें आएंगी। मैं वैसे पूछ रहा था सवाल कि अगर पेपर में कभी ना लिखा हो कोई इनकम रिसीव होगी या रिसीवेबल है, तो जनरल असम्पशन क्या लेंगे? रिसीव हो गई है। अच्छा आखिरी बात एक दफा मैं दोबारा पूछता चलूं, कल हमने डिविडेंड इनकम को माइनस क्यों किया था और इंटरेस्ट को माइनस क्यों नहीं किया था? इंटरेस्ट पे क्या रेट था? 30, तो इसलिए हमने इसको पड़ा रहने दिया था, छोड़ दिया था, तो इंटरेस्ट पे 30 ही लग गया होगा, और बाकी डिविडेंड पे कितना लगाया अलग से हमने? 20%। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं, एक दफा और भी हमने इंटरेस्ट के ऊपर, अच्छा छोड़ें, वहां नहीं रेट दिया हुआ, छोड़ें, अगले सवाल की तरफ आए। आज वाले क्वेश्चन नंबर 9, The following information relates to Galaxy International Limited, a listed company which was incorporated on January 2009। ये इनकॉर्पोरेट कब हुई है? जनवरी 2009 को। पेज 740। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2010 अमाउंटेड टू ₹200 मिलियन। तो 2010 का नोट बनाने हमने। चलें स्टार्ट। पहला सफा छोड़ दें, कितना है प्रॉफिट? क्या? हाँ भाई, एक चीज होमवर्क वाले सवाल में पूछ रहे हैं, जो आखिर में लाइन आ रही थी, हमारा साल कौन सा जी? 2008। एज एट 31 दिसंबर 7 द कंपनी हैज असेस्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ 3.5। 2007 के एंड पर हमारा लॉस कितना पड़ा हुआ था? 3.5। तो 2007 के एंड पे जो हमारा लॉस पड़ा हुआ था 3.5, असेस्ड का मतलब होता है टैक्स वालों ने इसको मान लिया था, यानी टैक्स वालों की नजर में ये लॉस असेस हुआ था। तो जब हम इस साल का करंट टैक्स निकाल रहे होंगे, तो हम इस साल के जब प्रॉफिट आएंगे तो कोशिश करेंगे उसमें से कि पिछले साल वाला 3.5 माइनस हो जाए। तो इस साल जब हमने करंट टैक्स की वर्किंग खोली तो 15.8 के प्रॉफिट से शुरू की और कुछ चीजें ऐड की, कुछ लेस की। शुक्र है करते करते हमारा प्रॉफिट आ गया 14.65। इस 14.65 को यूज करेंगे पुराने साल का लॉस माइनस करने के लिए। यही बात पास्ट पेपर के क्वेश्चन 2 में हुई थी। जी आ जाए हमारे सवाल के अंदर, इधर आओ सेकंड रो में। ये जी क्या है? द डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स फॉलोइंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एज फॉलोज। ये किस साल की डेप्रिसिएशन है? किन रूल्स वाली? ये किस साल की डेप्रिसिएशन है? किन रूल्स वाली? ये किस साल की डेप्रिसिएशन है? नो, किन रूल्स वाली? ये किस साल की डेप्रिसिएशन है? किन रूल्स वाली? टैक्स वालों की। क्लियर? अच्छा आप मुझे बताएं कि मैं WDV निकाल सकता हूं? आगे कुछ और है, तीसरा चौथा पॉइंट कुछ और है। जी बताएं।
तो कोई नहीं, खैर है, मैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देता हूँ। अगर एसेट अकाउंट नहीं बन पा रहा तो मैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं मान रहा हूँ कॉस्ट अज्यूम करके कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा था अजम्पशंस को बेटर है कि अवॉइड करें, अवॉइड किए बगैर भी काम चल जाता है। तो मुझे बता दें, अगर मैं अजम्पशंस को अवॉइड करने की साइड पर जाऊँ तो क्या मैं कम से कम इस डेटे से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना सकता हूँ? लेकिन यार अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो तब बने ना जब अकामुलेटेड अकाउंट का ब्रॉड डाउन अवेलेबल हो। अकामुलेटेड अकाउंट का ब्रॉड डाउन अवेलेबल ना हो तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन तो अकामुलेटेड नहीं होती। मुझे तो अकामुलेटेड का मतलब होता है सारे सालों की बिजनेस की डेप्रिसिएशन, जब से कारोबार स्टार्ट हुआ है तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन से तो मैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना सकता ना। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सवाल में लिखी हुई थी जिसको बहुत से बच्चों ने पकड़ लिया है, वो ये कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 1 जनवरी 9 को। तो कंपनी का पहला साल कौन सा है बिजनेस ऑपरेशन का? 2009। 9 की डेप्रिसिएशन तो हमें अवेलेबल है और हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट 10 का साल है, उसकी डिडक्शन अवेलेबल है। तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 100% सही बन सकता है, लेकिन अकामुलेटेड अकाउंट ना बन पाता अगर सवाल में लिखा होता द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2005। अगर लिखा होता कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है तो 2005, 6, 7, 8 की डेप्रिसिएशन तो मिसिंग होती। गिवन तो सिर्फ किसके साल की है? 2009 की और 10 की। तो मोहतरम, मुझे कोई मजबूरी नहीं है कि मजबूरी के अंदर मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास सारे हकायक और एविडेंस मौजूद हैं कि मैं 1 जनवरी 9 को बीडी बड़े कॉन्फिडेंस से लिख सकता हूं जीरो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का। मैं ऐसा अकाउंट नहीं बना रहा आज क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे कॉस्ट वगैरह का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मजबूरन मैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूं अकाउंटिंग वालों की नजर में और टैक्स वालों की नजर में। लेकिन 1 जनवरी 9 का बीडी जीरो लूंगा और मैं ये कोई असम्पशन नहीं ले रहा, ये हकीकत है क्योंकि कारोबार ही 1 जनवरी 9 को शुरू हुआ है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अकाउंटिंग वालों की नजर में जी 1 जनवरी 2009 ब्रॉड डाउन 0। जी अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बताएं 2009 की, 2010 की भी। जी 31/12/9 का कैरी डाउन, जो 1 जनवरी 10 का क्या बनेगा? अगले साल का डेप्रिसिएशन भी। नेक्स्ट वर्किंग 3। अकामुलेटेड का अकाउंट टैक्स रूल्स के मुताबिक 1 जनवरी 2009 ब्रॉड डाउन डिप्रिसिएशन, टैक्स वालों की पहले साल की डेप्रिसिएशन याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन फॉर द इयर्स है। डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन इज एज फॉलो। 2009 की डेप्रिसिएशन 45 है। जी
ओके अच्छा जी, मैंने माना मैंने अकाउंट 2 साल का बनाया है, लेकिन मुझे करंट टैक्स की वर्किंग सिर्फ किस साल की चाहिए? 2010 की। ऐड कर दें अकाउंटिंग वालों का डिप्रेशन और लेस कर दें टैक्स वालों का डिप्रेशन। अबू बकर उनको मार्कर मैसेज कर दो जी। अकाउंटिंग वालों की डिप्रेशन 2010 की 15 और टैक्स वालों की, क्योंकि इधर फॉर द ईयर जाती हैं। चलें जी, अब डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। इसको लिखा करें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट, आना ब्लैक मार्कर लेके। हैज ऑन 31 दिसंबर 2010। कैरिंग अमाउंट ओके। अच्छा भाई, अब मैं ना यहाँ पे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखने लगा हूँ। इससे पहले मैं लिखा करता था पीपी की बुक वैल्यू, उसकी जगह मैं लिखने लगा हूँ अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि मजबूरी में डाटा ऐसा अवेलेबल है जी। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन 30 अकाउंटिंग वालों की नजर में, और टैक्स वालों की नजर में 51। अच्छा जी, उधर ही रखो अभी। अच्छा यार, ये अब थोड़ा सा एक मसला आएगा, इसको जरा आपने मेरे साथ शौक से हल करना है। पेज 737 निकालें। असल में ना ये 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। इधर रख दें। चार रूल्स हैं, इन 4 रूल्स को आपने देखना है जरा। ये इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, तो पहले दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको कहते हैं टैक्सेबल, और टीटीडी के बेटे का नाम डीटीएल। क्लियर क्लियर। ये पहला रूल जरा रिवाइज कराएं। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट विल ऑलवेज गिव अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के बेटे का नाम। अगला रूल आपने जरा खुद बताना है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज, ऑब्वियसली सोच के बताएं अगला रूल खुद ही। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं होगा, अभी रट्टे पे चल रहे हैं हम सिर्फ। इट इज कॉल्ड एज, बोले विच विल रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट। ये दूसरा रूल हो गया, ये कभी नहीं लगाना पड़ा शायद क्लास में। नेक्स्ट, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, जैसे ग्रेचुटी पेएबल की लायबिलिटी होती थी, इज टैक्स बेस ऑफ, इट इज कॉल्ड एज, ये डिडक्टेबल है, क्योंकि ये ऊपर वाला एसेट वाला टैक्सेबल था ना, तो लायबिलिटी वाला डिडक्टेबल है। इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस व्हिच विल रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट। माना कि इसकी लॉजिक भी शेयर की हुई है, 1 और 3 की लॉजिक आपसे शेयर की हुई है, लेकिन फिलहाल टाइम नहीं छोड़ें, मेरी बात नहीं सुन रहे। चौथा पॉइंट, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज, इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस व्हिच विल रिजल्ट इन। अच्छा, जरा रिवाइज करवाएं सारे रूल्स को। इफ
sorry, if carrying amount of asset is greater than, ये रूल नंबर 1 है, तो taxable temporary difference, deferred tax, if is less than tax base of asset, deductible temporary difference, if carrying amount of and if which will result in, अच्छा अब आप मुझे ये बता दें, पहले रट्टे पे चलें कि ये अकोमोलेटेड एक्सेशन अकाउंट एसेट नेचर का अकाउंट है या लायबिलिटी नेचर का? मोहतरम, इसको ना एसेट नेचर का अकाउंट कहते हैं ना लायबिलिटी नेचर का अकाउंट कहते हैं, इसका नाम होता है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। दो अकाउंट्स हैं जिन्हें कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहा जाता है। एक एसेट में से जो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होती है, और दूसरा डेटर में से जो, मेरी बात सुने, डेटर में से जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होती है। तो एसेट आपने नोट किया होगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जब बन रही हो इंट्रो की क्लास में, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर एक चीज लेस साइन के साथ आ रही होती थी, हालांकि बैलेंस शीट में एसेट नजर आ रहे हैं, और डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो एसेट माइनस अकोमोडेशन मींस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। तो इट इज कॉल्ड एज, बोले, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। लेकिन यार इसको ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट के रूल बनाए तो रूल 5 और 6 बन जाना है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में कह सकते हैं एसेट का ऑपोजिट अकाउंट। तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक रॉन्ग लफ्ज बोल देते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा सही आएगा, उसके बारे में परेशानी होना। तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक रॉन्ग लफ्ज बोलने लगा हूं मैं कि इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी साइड पे इसका बैलेंस आ रहा है, कैरी डाउन, इट इज अ, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक रॉन्ग लफ्ज बोल देते हैं, हालांकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, लेकिन मिलता जुलता लायबिलिटी जैसा लग रहा है। तो इफ इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इफ इट इज लायबिलिटी अकाउंट, अब बता दें रूल कौन सा लगेगा। लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कम है इसकी टैक्स बेस से, लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कम है इसकी टैक्स बेस से। बताएं 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 बताएं, बताएं, रूल नंबर 4 लगेगा। और इस डिफरेंस को क्या कहा जाएगा अगर रूल 4 लगना है? इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी, तो इट इज कॉल्ड एज taxable temporary difference, which will result in deferred tax liability. Clear? अच्छा, अब मोहतरम इसको जरा एक अजम्पशन लेके चेक भी कर लेते हैं क्या ये बात ठीक है या नहीं। वैसे तो अजम्पशन लेने की मैंने कहा था जरूरत नहीं है, अजम्पशन लेने से ऐसी बात किसी और तरफ निकल जाती है, लेकिन फिलहाल अगर मैं एक अजम्पशन लेना चाहूं, इधर देखें, फर्ज करें एसेट मैंने ये 100 रुपए का खरीदा है, ये एसेट कितने रुपए का खरीदा है? 100 रुपए का खरीदा है। तो 100 रुपए वाला एसेट पहले साल कितना डेप्रिशिएट हुआ? दूसरे साल तो किताबों में बीवी 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 70। बात समझ आ रही है नहीं समझ आ रही? मैंने 100 रुपए इसलिए तो लिखा है कि फिर पहले साल के डिडक्शन माइनस कर दूं, फिर दूसरे साल के डिडक्शन माइनस कर दूं। तो 100 मैंने कॉस्ट एज्यूम किया है, तो 100 अगर मैं कॉस्ट एज्यूम करूं तो 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 70। क्लियर? कुछ समझ आ रही है बात? टी काउंट नहीं बनाने की जरूरत, टी काउंट बना के दिखा दूं, समझ आ रही है ना? 100 माइनस 15 इज इक्वल टू, मैं कॉस्ट एज्यूम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन टैक्स वालों की नजर में भी एज्यूम कर लेता हूं 100 ही। जाहिर बात है कॉस्ट में तो टैक्स वालों का इख्तलाफ नहीं होता, डेप्रिसिएशन रेट पे हमारा इख्तलाफ होता है। 100 माइनस 45 पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस 6 49। अब मुझे बता दें ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर मैं इनकी कॉस्ट एज्यूम कर लूं तो व्हाट विल बी देयर WDV इज 70 एंड 49। अच्छा, ये तो मैं एक रफ वर्किंग करने लगा हूं सवाल में कि फिर मैं इधर बड़ा कॉन्फिडेंस से क्या लिखूंगा? पीपी की बुक वैल्यू, पीपी की कॉस्ट क्या एज्यूम किया मैंने? 100 माइनस 15 WDV
100 माइनस 45 माइनस 6 49 जी 70 और 49। अब आप मुझे ये बता दें, ये मेरा एसेट है, हाँ जी ये मेरा एसेट है। अब एसेट वाला रूल लगेगा या लाइबिलिटी वाला? एसेट वाला। अब कैरिंग अमाउंट ग्रेटर आ रही है टैक्स बेस से, और कोई जादू वाली बात नहीं है कि ये ज्यादा क्यों आ रहा है ये कम क्यों आ रहा है। देखें ये डेप्रिशिएट कम हो रहा था ना, 15 रुपए 30 रुपए, ये डेप्रिशिएट कम हो रहा था, तो डेप्रिशिएट कम हो रहा था तो WDV इसकी फिर अभी ज्यादा पड़ी हुई है, और ये डेप्रिशिएट ज्यादा हो रहा था 45 रुपीज और 6 रुपीज, ये डेप्रिशिएट ज्यादा हो रहा था। जब डेप्रिशिएट ज्यादा हो रहा था तो WDV काफी कम हो गई है इसकी। तो अगर मैं कैरिंग अमाउंट से खेलना चाहूं तो भी देखिएगा रिजल्ट सेम आ रहा है। कैसे? रिजल्ट क्या है? एसेट का रूल लगेगा, लायबिलिटी का, एसेट का। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन दैट विल रिजल्ट इन, तो रिजल्ट तो दोनों सूरतों में TTD आ रहा है। लेकिन मैंने क्यों ऊपर वाले तरीके पे रहा हूं? मैं इसलिए ऊपर वाले तरीके पे रहा हूं कि मैं assumptions नहीं लेना चाह रहा। एग्जामिनर परेशान होगा 70 कहां से आया, एग्जामिनर 15 जमा 15 30 तो उसे समझ आ रहा होगा, एग्जामिनर को 45 जमा 6 समझ आ रहा होगा। बेहतर है कल के सवाल में assumption मजबूरन लेनी पड़ी थी, आज के सवाल में assumption के बगैर ही कर लें। अगर आज के सवाल में assumption लेते हैं तो 100 माइनस 15 माइनस 15, और समझ रहे हैं 100 100 एज्यूम कर रहा हूं, माइनस 45 माइनस 6। तो आज के सवाल में अगर assumptions लेते हैं तो इस तरह जवाब आएगा, अगर assumptions नहीं लेते तो परवले तरीके से चलेंगे। तो खींच तान के मोहतरम हमने इधर कौन सा रूल लगा दिया है? रट्टे वाला रूल लगाना पड़ा, इधर रट्टे वाला रूल लगाना पड़े, क्योंकि कम्युनिटी से अजीब सा काउंट था, बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मजबूरन हमने रट्टे वाला रूल लगाया। तो यहाँ पे बस रूल 4 लिख लेते हैं और खत्म करते हैं बात को, अगला एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। वैसे अगर कोई बच्चा assumption भी ले लेता 100 रुपया तो रिजल्ट सेम ही आना था। लिख लिया जी रूल 4, रूल 4 लिख लें इसके ऊपर, कमेंट ऑप्शन के ऊपर। और एडजस्टमेंट 1 पे लिखें कॉस्ट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर सवाल हो सकता है। अब एडजस्टमेंट 1 के ऊपर आके लिखें सवाल में कॉस्ट एज्यूम करने, एडजस्टमेंट 2 पे कॉस्ट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर सवाल हो सकता है। हाँ जी नहीं, कम रिडक्शन को ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई कॉस्ट एज्यूम करके एक्सप्लेन किया जा सकता है लॉजिकली। फर्ज कर लें 100 रुपए का एसेट है, कॉस्ट एज्यूम करके समझाया जा सकता है, ऐसे जरा मुश्किल हो जाएगा समझाना। ओके हाँ रूल 4 आप इस पे लगाएं कॉन्फिडेंटली, कोई मसला नहीं। वो रूल्स तो हमेशा ही मौजूद हैं, जिंदा जावेद मिसाल हैं वो रूल्स रट्टे की। ये 4 रूल तो आसान है यार, याद हो जाते हैं, बस पहला रूल याद करना होता है इसमें। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज, स्टैंडर्ड में लिखे होंगे पैरा में आपको बता दूंगा लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट विल रिजल्ट इन, बाकी तीनों रूल उसी से ड्राइव होंगे। ओके पॉइंट 3 On Yekam April 2010, the Galaxy received a loan of 25 million at 8% per annum. अच्छा जी बताएं, लोन ले रहे हैं लोन दे रहे हैं? लोन ले रहे हैं लोन दे रहे हैं? ले रहे हैं। तो लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा या इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। On Yekam April 2010, Galaxy received a loan of 25 million at 8%. Interest is paid in arrears on 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। बस आगे छोड़ें, टैक्स वाले क्या कहते हैं इस बात को छोड़ें। ओके अब आप हजरात जो मुझे इंटरेस्ट का अकाउंट बनवाएंगे, इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर्स ऑन 30 सितंबर एंड अच्छा ये बताएं दो साल हैं, ये 2010 है ये 2011। मुझे जरा सोच के बताना है हमने लोन किसने लिया है? यकम अप्रैल 2010 को हमने लोन किसने लिया? इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर्स
ऑन 30 सितंबर एंड साल का इंटरेस्ट इकट्ठा पे किया जा रहा है या 6-6 महीने का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है? यार होंठ हिलाए आए हुए हैं, तो साल का इंटरेस्ट इकट्ठा पे किया जा रहा है या 6-6 महीने का? 6-6 महीने का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। पहली दफा इंटरेस्ट कब पे होना है? 30 सितंबर को। क्या तारीख बनेगी बोलें? 2010। और फिर अगला इंटरेस्ट कब पे होना है? 31 मार्च 2000, और ऑब्वियसली उससे अगला पे होगा 30 सितंबर 2011, लेकिन उसकी अभी हमें जरूरत नहीं। अच्छा जी, इन 6 महीने का इंटरेस्ट किस दिन पे होना है? क्लियर? इन 6 महीने का इंटरेस्ट किस दिन पे होना है? अगले साल। अब आप मुझे ये बता दें कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का कब पे होगा? तो ये तो पेएबल में नहीं जाएगा, ये तो पे हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का कब पे होगा? अगले साल। इसका मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हमारे साल के एंड पर अभी तक पेएबल होगा। ये तो मैंने पेमेंट की डेट पे सर्कल लगाया है, तो यहाँ पे खड़े होके हमारे पास 3 महीने का इंटरेस्ट, और क्योंकि लोन लिया है फिलहाल ये कम अप्रैल 10 को, तो 9 महीने का P&L में जाएगा, उसमें से 6 महीने का पे हो जाएगा और 3 महीने का पेएबल होगा। 3 महीने का पेएबल होगा। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं। इसको छोड़ें, ये तो हमारे साल के बाद की बात है। यहां तक बताएं, 3 महीने का पे हो गया या अभी पेएबल है? पेएबल है। 2 लाइनें छोड़ दें, 2-3। वर्किंग 5। इस अकाउंट का नाम आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रख सकते हैं, इंटरेस्ट पेएबल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस रख रहा हूं आपके समझने के लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करने लगा हूं। मुझे सबसे पहली पेमेंट बताएं कब बनेगी इंटरेस्ट की? 30 सितंबर 2000। हमारा साल खत्म होने से 3 महीने पहले पहली पेमेंट होगी। क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट पे करने की? बच्चों वाली एंट्री जैसे होती थी, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। यही तारीख बनेगी 30 सितंबर 2010। कब से कब तक का इंटरेस्ट पे होगा? जुलाई अगस्त अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट हमने पे करना है। चले जी, प्रिंसिपल बताएं। इंटू 6/12। तो बता दें 1 रुपया कितने महीने का इंटरेस्ट है? 6 महीने का। किस दिन पे हो जाएगा? ये सर्कल से मुराद इस दिन पेमेंट होगी। अच्छा, अब आप बता दें, किसी को याद हो कि एक्सपेंसेस अकाउंट में क्लोजिंग पेबल्स कहाँ आते हैं? जरा सोच के बताइएगा। ये एक्सपेंस का अकाउंट है। वैसे आपको शायद पता हो, इधर एसेट्स का कैरी डाउन आता है, इधर लाइबिलिटीज का कैरी डाउन आता है। शायद किसी को याद हो, इधर एसेट्स के कैरी डाउन आते हैं इधर, तो क्लोजिंग पेबल इधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि इधर तो क्लोजिंग रिसीवेबल्स टाइप आते हैं। तो इधर एसेट्स आते हैं, इधर लाइबिलिटीज आती हैं। तो क्लोजिंग पेबल जी, क्या डेट डालें? 2010। क्लोजिंग पेबल कितने महीने का पेबल बुक करना है? सितंबर तक का तो हो चुका है पे। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जी। लोन बताएं कितने महीने का बुक करना है? 0.5। ओके, आप बता दें, किसी को याद हो एक्सपेंसेस अकाउंट P&L में क्लोज होते थे? एक्सपेंसेस अकाउंट P&L में क्लोज होते थे। जैसे अक्सर इंट्रो की शुरू की क्लासों में सैलरी एक्सपेंस बनता था,
आप एक एम्प्लॉय को सैलरी 10 रुपये पे करते थे, दूसरे को 20 रुपये। टीचर कहते थे इधर कैरी डाउन की जगह P&L में ले जाओ। यार सोचें 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 सोचें, सैलरी का अकाउंट इस तरह बनता था, पहले एम्प्लॉय को 10 रुपये तनख्वाह दी, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरे एम्प्लॉय को 20 रुपये तनख्वाह दी, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। तो आप लोग कहते थे कैरी डाउन, टीचर कहते नहीं बेहतर है P&L में ले जाओ। कैरी डाउन का मतलब होता है बैलेंस शीट में लेके जाना है, नहीं बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना, इसको कहाँ लेके जाना है, P&L में लेके जाना है। क्लियर? उसी बुनियाद पर मुझे बता दें खर्चा P&L में कितना ले जाएं? 1.5। ओके अब ले आओ इधर, ये लाइन पढ़िएगा। Assume that tax relief on interest is only given when interest is paid. Assume, अच्छा टैक्स रिलीफ क्या होता है? यानी टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे, टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे। टैक्स रिलीफ मींस उर्दू में लिख लें, टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे। लिख लें यार, टैक्स रिलीफ का मतलब उर्दू में टैक्स वाले से माइनस करने देंगे। टैक्स रिलीफ का मतलब उर्दू में टैक्स वाले से माइनस करने देंगे। Assume that टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे only when it is paid। टैक्स वाले, इसका मतलब ये है टैक्स अथॉरिटीज फॉलोइंग कैश अकाउंटिंग। लिखें टैक्स अथॉरिटीज कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रही हैं? कैश अकाउंटिंग। यानी जब कैश पे करेंगे तब खर्चे में डालेंगे। और हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं हमेशा? एक्रूअल अकाउंटिंग। एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है कि वेट ना करो पे होने का, फौरन खर्चे में डाल लो। अब आप मुझे बता दें कि अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन हमने उल्टा के और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी। क्लियर? अभी तक देखो भाई, आखिर में अभी इधर हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टा कर टैक्स वालों की पेमेंट रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं हमें कभी कभी ये बिल्कुल ग्रेचुटी जैसा अकाउंट लग रहा है। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। ग्रेचुटी अकाउंट में भी यही था। ग्रेचुटी अकाउंट खुला था, क्लोजिंग पेबल इधर आया था, इधर कैश आया था, आज सुबह सुबह ही बनाया था, इधर एक्सपेंस आया था और इधर बीडी आया था। तो बिल्कुल ग्रेचुटी का अकाउंट भी इसी तरह है। तो क्या उल्टा कर क्या रिकॉर्ड कर दें? टैक्स वाले कौन सी दुनिया में लेके जाना चाह रहे हैं? हमें चांद पे लेके जाना चाह रहे हैं, जहां कौन सी अकाउंटिंग हो रही है? हम इस अकाउंटिंग को नहीं मानते। हम इस अकाउंटिंग को नहीं मानते। हम तो किस अकाउंटिंग को मानते हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग को मानते हैं। अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं कि कौन सी दुनिया में आप रहें? एक्रूअल अकाउंटिंग में, और 1.5 रुपए खर्चे में डालें। और टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, इट इज अलाउड व्हेन पेड। ये सिर्फ तब माइनस करने देंगे जब पे होगा। तो हम अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं जब बुक करो तब भी खर्चे में डाल लो। तो हमारी नजर में टोटल खर्चा 1.5 है जो P&L में लेके जा चुके हैं। हम P&L में लेके जा चुके हैं का मतलब है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये पूरा 1.5 माइनस हो चुका हुआ है। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं 1.5 रुपए खर्चा है, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, द इंटरेस्ट इज पेड। इसको खर्चे में तब डालो जब। तो क्या उल्टा के क्या रिकॉर्ड करें? खर्चा उल्टा के पेमेंट रिकॉर्ड करें। खर्चा उल्टाएंगे, खर्चा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करें, और इंटरेस्ट पेड। नहीं 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 यार, उससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा भाई, अब थोड़ी सी बहस डेफर टैक्स के एतबार से, थोड़ी सी डिस्कशन डेफर टैक्स के एतबार से। तो डेफर टैक्स के एतबार से सिस्टम है, डेफर टैक्स के एतबार से बताओ भाई कि क्या नाम है आपका? हमजा अहमद, दोस्त है आपका? अच्छा अच्छा, ये मुझे चाहते हैं अकाउंटिंग वालों के बैलेंस शीट में क्या जाएगा? क्लोजिंग पेबल जाएगा ना। अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में तो आपको ज्यादा ग्रेचुटी पेबल की भी ये वाली फिगर जाती थी, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा अकाउंटिंग वालों के? 0 पॉइंट किस नाम से? कितना? 0.5। अच्छा भाई, अब जरा बात आपने बड़ी गौर से सुननी है। ये पेबल्स जो है ना, पेबल्स, ऐसी दुनिया जहां कैश अकाउंटिंग यूज हो रही हो ना, वहां ना पेबल्स होते हैं ना रिसीवेबल्स होते हैं। ऐसी दुनिया जहां कैश अकाउंटिंग यूज हो रही हो, वहां ना पेबल्स होते हैं ना रिसीवेबल्स होते हैं। मोहतरम, ये जो है ना, ये आंखें बंद करके आपको अलग दुनिया में फील करें। ये आंखें बंद करके आपको अलग दुनिया में, चांद वाली दुनिया में फील करें अपने आप को। ये पकड़ो, ये आंखें बंद करके आपको कौन सी दुनिया में ले गया है? चांद वाली। इधर आ, इधर आ, मेरे साथ आओ इस दुनिया में। ये आंखें बंद करके आपको कौन सी दुनिया में ले गया? बोले, चांद वाली दुनिया में ले गया। अच्छा, अब हम एक दुनिया में आ गए हैं। अब हम एक दुनिया में आ गए। इस दुनिया में कैश अकाउंटिंग है। इस दुनिया में बोलो बोलो, कैश अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग। जिस दुनिया में कैश अकाउंटिंग हो, उसमें रिसीवेबल्स, पेबल्स, बोलो बोलो बोलो, जिस दुनिया में कैश, उस दुनिया में रिसीवेबल पेबल एग्जिस्ट नहीं करते। हम कैसी दुनिया में हैं दोनों? बोलो, हम कैसी दुनिया? चांद पे। वहां कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग वाली दुनिया में रिसीवेबल पेबल एग्जिस्ट नहीं करते। आप बता दें टैक्स बेस क्या होगी? 0। वैसे असरात आ रहे हैं कैश अकाउंटिंग के थोड़े से। तो मोहतरम, जब भी टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करेंगे? तो ऐसी दुनिया में पेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, अब इस वक्त वो 4 मुझे पता है रूल्स भी हैं, रूल 1 2 3 4, लेकिन उनको अभी लगाने की जरूरत नहीं है। पहले ज़बानी सोचते हैं कि टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है। ज़बानी सोचते हैं यार, ये पेबल फ्यूचर को सोचते हैं ना, फ्यूचर को। ये पेबल कैरी डाउन, अगले साल ब्रॉड डाउन बनेगा पेबल, और ये पेबल अगले साल पे होगा कैश। ये पेबल अगले साल पे होगा, और वो आपको डायग्राम भी ये देखे ना, ये पेबल ने अगले साल 31 मार्च को पे होना है। ये पेबल जब पे होगा तब टैक्स वाले क्या कहेंगे? अब डिडक्ट कर लो। इंटरेस्ट है, डिडक्ट होने। जब ये पेबल अगले साल पे होगा तो टैक्स वाले कहेंगे क्या कर लो? डिडक्ट कर लो। क्या मैं इस 0.5 को ये नहीं कह सकता डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन पेड? इट इज येट नॉट पेड, इट इज येट नॉट पेड, इट इज येट पेएबल। इस 0.5 के बारे में मैं क्या कहूंगा? इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। खर्चे आपको पता है ना डिडक्ट होते हैं, इंटरेस्ट खर्चा है। इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन पेड। आप बता दें कौन सा डिफरेंस है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, लेकिन वो जो 4 फॉर्मूले हैं उनको जरा सामने रखें। हाँ जी, बताएं जी। ये इंटरेस्ट पेबल लायबिलिटी है, एसेट है? लायबिलिटी में साइन डिसाइड कर लें। इसका मुंह इधर खोलें। अच्छा, तो ग्रेटर वाला साइन। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज, इट इज डिडक्टेबल। ये रूल 1 और 3 ही ज्यादा लगा करता है। इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी। और इसके ऊपर स्टार डाल के ना सफे के टॉप पे जरा इंग्लिश थोड़ी सी लिख लिया करें। 0.5 विल बी डिडक्टेड इन फ्यूचर व्हेन पेड। 0.5 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन पेड। इस पे स्टार डाल के लॉजिक भी लिख लें। 0.5 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन पेड, जब अगले साल पे होगा।
ओके नेक्स्ट, सॉरी, इट इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 4 3। अब 4 में आ जाए यार, ये तो आसान सी है, इसको पढ़ें और फिर खत्म करते हैं आज की डिस्कशन। जी हजरात, ऑन यकम अप्रैल 2000 गैलेक्सी इन्वेस्टेड ₹20 मिलियन। अच्छा यहाँ रुक जाएं, अगर कोई बंदा पैसे इन्वेस्ट करेगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर होगा या इंटरेस्ट इनकम आएगी? इंटरेस्ट इनकम आएगी। ऑन यकम अप्रैल 2010 गैलेक्सी इन्वेस्टेड ₹20 मिलियन एज अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। काफी लंबे अरसे के लिए इसने पैसे रखवा दिए बैंक में। इंटरेस्ट एट 15% पर एनम इज रिसीवेबल। रेट पर एनम है लेकिन इंटरेस्ट पर एनम रिसीवेबल नहीं है। इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन, वही है, इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। आगे तो टैक्स वालों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसको छोड़ें। आगे टैक्स वालों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसको छोड़ें। कितने पेन आपके पास है? यार तुझे ज्यादा ही है। ओके खड़े हो जरा, खड़े हो। हाँ हाँ अच्छा चलो, अब ये अकाउंट बनवाओ अगला। वर्किंग नंबर 6 इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बनाए। अच्छा रटा नहीं, वैसे ज़बानी सोचें क्या एंट्री करूं इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में, कैश किस साइड पे लाऊं, जरा सोचें। एंट्री सोचें ना, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बोले बोले बोले, अब कैश इस साइड पे तो नहीं आएगा इस अकाउंट के, क्या दूसरी साइड पे आएगा? क्या एंट्री होगी? डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम। जी पैसे रखवाए किस दिन? 1 अप्रैल को एज अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। इंटरेस्ट एट 15% पर एनम इज रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर। कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने महीने का इंटरेस्ट? याद रखिएगा इंटरेस्ट कभी भी दुनिया में ना एडवांस में नहीं मिलता, यानी यकम अप्रैल का इंटरेस्ट यकम अप्रैल को नहीं मिल जाता, हमेशा बाद में मिलता है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। जी भाई कितना पैसा रखवाया है? 20। कितने % इंटरेस्ट है? 1.5। आगे बढ़े। इंटरेस्ट एट 15% पर एनम इज रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर एंड रिसीवेबल ऑन, इसका मतलब है अभी तो 31 मार्च को रिसीवेबल है, तो यहां तक 3 महीने का रिसीव नहीं हुआ होगा। तो क्या बुक करें? 3 महीने का क्लोजिंग पेएबल बुक करें या अब क्लोजिंग रिसीवेबल बुक करें? क्लोजिंग रिसीवेबल। पहले क्लोजिंग पेएबल बुक किया था, अब यहां पे खड़े होकर क्लोजिंग रिसीवेबल। क्लोजिंग रिसीवेबल के लिए साइड सोचें, क्लोजिंग रिसीवेबल के लिए इधर आएगा ना क्लोजिंग रिसीवेबल। रिसीवेबल्स आपको पता है यहाँ आते हैं। ओके 31/12/2000। अच्छा कब तक का रिसीव हो गया हुआ है? सितंबर तक का। किस किस महीने का रिसीवेबल है? क्लोजिंग रिसीवेबल। जी प्रिंसिपल इंटू 0.7। और ये अकाउंट क्लोज कैसे होता है? इंट्रो की क्लास में रेंटल इनकम अकाउंट बनता था, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। फिर आप लोग कहते थे कैरी डाउन, टीचर कहते थे नहीं चचा P&L में ले जाओ, तो अब P&L साइड पे आएगा। चलें चचा 2.25।
वो अलग पैसे होंगे इन दोनों का आपस में। छोड़ यार इतनी डिटेल में ना जा, कर दिया जहाँ उसने जो कर दिया उस पर। अच्छा जी, बिजनेस सेंस ना निकालो इसमें। ओके ओके गाइस, अब मुझे बताएं कि अगली जो लाइन है वो क्या है। अच्छा देखें, एक फिक्र है बोलने का ना, दो तरीके हो सकते हैं। बेटा तुम तब तक मरी नहीं जाओगे जब तक कि मैं तुम्हें कह ना दूं, ये एक फिक्रा है। इसका आसान वर्जन है, बेटा जब मैं कहूं तो मरी चले जाना। और पहला फिक्रा, बेटा जब तक मैं ना कहूं तब तक तुमने मरी नहीं जाना। और आसान वर्जन, बेटा जब मैं कहूं तो मरी चले जाना। अच्छा अब जरा ये देखें इसकी अंग्रेजी, अंग्रेजों वाली। एज्यूम दैट इंटरेस्ट पे तब तक टैक्स नहीं लगाना जब तक कि वो मिल ना जाए। तो इस बात का मतलब क्या, वैसे आसान सा। इस शेर में शायद क्या कहना चाह रहा है बताएं जरा। इस शेर में शायद क्या कहना चाह रहा है, जरा बताएं। जब पैसे मिल जाएंगे तब टैक्स लगा देना। इट मीन्स शायर ने क्या खूब, इट मीन्स अपने से कौन शेर लिख के आता था पेपर में, इट मीन्स, और अपनी तारीफ करते थे। शायर ने क्या खूब कहा है, इट मीन्स इंटरेस्ट इज टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड। लिखें जरा मतलब इसका। कहते हैं इंटरेस्ट पे तब तक टैक्स ना लगाओ जब तक इंटरेस्ट मिल ना जाए। यानी इट मींस इंटरेस्ट पे टैक्स लगा दो जब मिल जाए। जी मोहतरम, अब आप मुझे बता दें, आजा यार दोबारा। जी मोहतरम, अब आप मुझे बता दें, नहीं पता नहीं मुझे चेंज करना। अब आप मुझे बता दें इस बात का मतलब बताना है। इंटरेस्ट इज टैक्स्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड, इंटरेस्ट इज टैक्स्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड। ये कौन सी दुनिया है? चांद वाली दुनिया है। क्या चांद वाली दुनिया कहती है कि इंटरेस्ट पे सिर्फ तब टैक्स लगेगा जब मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ये कौन सी अकाउंटिंग है? अगेन कैश अकाउंटिंग है। ये कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग। अगेन टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग। अब जरा थोड़ा सा फोकस करके आपने बताना है। ब्लू मार्कर से मैं इधर आपको पता रिवर्सल्स लिख रहा हूं, रेड से रिकॉर्डिंग। क्या रिवर्स करूं, क्या रिकॉर्ड करूं? इंटरेस्ट इनकम उल्टा दूं और इंटरेस्ट रिसीव रिकॉर्ड कर दूं। इंटरेस्ट इनकम उल्टा दूं और इंटरेस्ट रिसीव रिकॉर्ड कर दूं। यार ये इनकम कैसे उल्टानी है, जरा साइन आपने सोच के थोड़ा सा बताना है। इंटरेस्ट इनकम उल्टानी है, लेस का साइन लगेगा ना, तो सोच के इंटरेस्ट इनकम उल्टानी है। इनकम उल्टाने के लिए लेस का साइन, इंटरेस्ट इनकम 2 पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम उल्टा दी और ऐड क्या करना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। लेकिन रिसीव वो नहीं है ना, रिसीव कुछ और फिगर है 1.5। पहले पता क्या किया था? पहले एक्सपेंस उल्टाया था ऐड करके और पेमेंट लेस की थी। अब इनकम उल्टाई है लेस करके और रिसीट रिकॉर्ड की है। इधर आपने साथ साथ दोबारा बोलना है। एक्सपेंस ऐड करके उल्टाया था और पेमेंट लेस करके रिकॉर्ड की थी। इनकम लेस करके उल्टाई है और रिसीट ऐड करके रिकॉर्ड की। ओके आगे आ जाएं जी। हाँ, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन रहेगी। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन, इस अकाउंट का नाम बताएं।
अकाउंट का नाम था इंटरेस्ट इनकम, इस रिसीवेबल का नाम बताएं। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। जी मोहतरम, इंटरेस्ट रिसीवेबल आप मुझे बता दें एज पर अकाउंटिंग बुक्स कितना है? 0.75। ओके, एक बात बताइएगा, हम इस वक्त कैसी दुनिया में हैं टैक्स वालों की नजर में? चांद पे हैं। चांद पे ऐसी दुनिया में है जहां पे कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग है। कैश अकाउंटिंग वाली दुनिया में रिसीवेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट्स व्हाई मुझे बताएं रिसीवेबल की बुक वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि रिसीवेबल्स और पेएबल्स उस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते जिस दुनिया में कौन सी अकाउंटिंग हो? कैश अकाउंटिंग हो। किस दुनिया में रिसीवेबल पेएबल एग्जिस्ट करते हैं? जहां कौन सी दुनिया हो? एक्रूअल हो। और टैक्स वाले हमें किस दुनिया में ले गए हैं? इंटरेस्ट इज टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड। अच्छा यार, अब जरा सोचें, ये 0.75 इज इट टैक्सेबल इन फ्यूचर और डिडक्टेबल इन फ्यूचर? जरा सोच के बताना है। इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर और डिडक्टेबल इन फ्यूचर। ये देखें ना, 0.75 क्लोजिंग रिसीवेबल है, अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग रिसीवेबल। ये ओपनिंग रिसीवेबल अगले साल रिसीव होके टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज टैक्स्ड व्हेन रिसीव। तो बताएं इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। ऊपर लिख लिया करें, यहां पे स्टार डाल के, दिस इंटरेस्ट ऑफ 0.75 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। दिस इंटरेस्ट ऑफ 0.75 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। कैसे टैक्सेबल है फ्यूचर में? रिसीवेबल क्या होगा? रिसीव होगा तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। अच्छा, अब रटा। अच्छा मुझे बताएं, ये रिसीवेबल है या पेएबल है? एसेट नेचर का अकाउंट है, लायबिलिटी नेचर का? एसेट नेचर का अकाउंट है। तो एसेट नेचर का अकाउंट है तो इधर आए, रूल 1 लगेगा, ग्रेटर है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स, इट इज रूल 1 टैक्सेबल टेम्परेरी। जी अब बता दें डिफरेंस। मेरे ख्याल से टीटीडी ज्यादा हैं। बोलो टीटीडी ज्यादा हैं। टीटीडी ज्यादा हैं। जीटीडी तो जीटीडीज है ना, जीटीडीज हैं ये बच्चे, बल्कि डीटीडियां हैं छोटी सी। 21 पॉइंट। टीटीडी के बेटे का नाम क्या है? मैं बेटे का नाम पूछ रहा हूँ। टीटीडी के बेटे का नाम डीटीएल। आज के बाद आप बर्मला बोल सकते हैं, डीटीएल वर्ल्ड डीटीडी, डीटीएल वर्ल्ड डीटीडी। दादा इनका कोई नहीं है, बाप बेटा ही है बस। ओके बताएं जी। एट द रेट ऑफ 7.44। ओके चलें, ये 2 मिनट लगाएं और नोट बना दें, लेकिन पहले टी काउंट बना लीजिएगा डेफर्ड टैक्स का। टी काउंट बना लें 0.5 को सामने रख के, और फिर बना लें नोट। नोट कितने लोगों ने बना लिया है? 1 2 3 4 5 6 लोगों ने नोट भी बना लिया। डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाएं, फिर नोट बना लें।
वर्किंग नंबर 7 जी। ओपनिंग ये काम जनवरी 2000 लाइबिलिटी है, एसेट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज 10.5। कैरी डाउन भी क्या है? लाइबिलिटी 7 पॉइंट उल्टी साइड पे आ रहा है। ओके, अब ब्लू मार्कर से मैं टिक कर रहा हूं जो 2 एंट्रीज करनी है, लेकिन सबर जी। 20.75 हाँ जी 73 पॉइंट। अब ब्लू मार्कर से मैं टिक कर रहा हूं वो 2 चीजें जिनकी जनरल एंट्री होती है। ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस की रिवर्सल होगी। अब जनरल एंट्रीज करवाएं मुझे। हाँ ठीक है ठीक है। एंट्री बताएं जी आप। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। कितना जी? 3 पॉइंट। अच्छा अब जरा सोचें ची डेबिट नेगेटिव साइन के साथ खर्चा डेबिट और ची क्रेडिट उल्टी हो गई। मतलब ये क्या एंट्री उल्टी हो गई, उल्टी हो गई। ची क्रेडिट, खर्चे क्रेडिट नहीं होते आमतौर पे, अगर क्रेडिट हो रहे हैं तो फिर पॉजिटिव साइन के साथ। ची डेबिट नेगेटिव साइन के साथ। गैलेक्सी इंटरनेशनल नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31/12 टैक्सेशन। Tax expense has 2 components, current tax expense and TE debit negative sign, TE credit positive sign 70. Reconciliation of PBT with tax. Profit before tax. कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं थे या रेट डिफरेंस नहीं थे, ना परमानेंट डिफरेंस था कोई, ना कोई रेट में फर्क था। ना दियो तो कम रिडक्शन कब पी अकाउंट बना लो। भाई ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्यों है, इसकी वजह सुन लें। ये भाई पूछ रहे हैं कम रिडक्शन वाला टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्यों है। अगेन वो कॉस्ट एज्यूम करके ही समझाना पड़ेगा, कॉस्ट एज्यूम किए बगैर मैं नहीं समझाता। फर्स्ट करो 100 रुपये कॉस्ट है, तो 100 माइनस 30 70 रुपये इसकी कैरिंग अमाउंट आ गई, और 100 माइनस 51 49 इसकी कैरिंग अमाउंट आ गई। अब फ्यूचर में 70 डिप्रिशिएट होना है, और अकाउंटिंग वालों की नज़र में, टैक्स वालों की नज़र में 49 डिप्रिशिएट होना है। तो 70 ज़्यादा फिगर है, तो ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड होती है। ऐड वाली फिगर बढ़ जाएगी, जब ऐड वाली फिगर बढ़ेगी तो टैक्सेबल फिगर्स बढ़ेंगी, इसलिए टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा जी,
अच्छा चलो चलो रोको यार, इसको 1 मिनट की ब्रेक चाहिए उसे। मैं सोच रहा था उसको एथिक्स सिखा दूं, कहते नहीं। आज ही होमवर्क में है पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8। छोटा सा सवाल है, 5-7 मिनट लगेंगे आपके, पेज 321 पे। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा यार, इस सवाल में ना जनरल एंट्रीज मांगी हुई है, तो ये जरा बात गौर से आपने सुन लेनी है मेरी। जी, इस सवाल में ना जनरल एंट्रीज मांगी हुई हैं, और जनरल एंट्रीज अब क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज कर लेंगे भाई फरमाने। ठीक है यार, वो तो आप कर लेंगे, लेकिन एक लफ्ज लिखा हुआ है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मार्स, लेसी की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है, इंक्लूडिंग करंट एंड डेफर्ड टैक्स। 2 एंट्रीज और करनी है। कौन कौन सी? सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट वाली और डेफर्ड टैक्स वाली। तो कितनी एंट्रीज एक्स्ट्रा करनी है? तो लीज का सवाल दिखने में लग रहा था, लेकिन अगर लीज के सवाल में टैक्स रेट आ जाए और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह आ जाएं, तो ये लीज का सवाल फिर किसके साथ आया है? IAS 12 के साथ। नहीं, IAS 12 में कोई लीज का अलग तरीका तो नहीं है, बस एक दफा लीज का आपने शेड्यूल वगैरह बना के लीज की जनरल एंट्रीज हो जाएं, तो करंट और डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए आपको पता है लीज में क्या करते हैं, क्या करेंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड कर देंगे, और इसकी जगह माइनस क्या कर देंगे, रेंटल माइनस कर देंगे, और राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी की कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे। ओके, मेरे ख्याल से ना इस बहस को भी छोड़ते हैं कि सवाल को कैसे करना है, या आप करके आए, कल अगली बात करेंगे, कल अगली बात करेंगे। हाँ, तो फिर तो लीज का सवाल था सिर्फ। अच्छा मोहतरम, एथिक्स में आए यार। एथिक्स में ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले ना एक सफ़ा दिया था, पता नहीं अब वो आपसे गुम ना गया हो। वो सफ़ा ज़रा बताएं किस लेक्चर के साथ दिया था? लेक्चर 30 के साथ। ये देखें, बच्चों ने सफ़ा भी निकाला हुआ है, वरना इसकी तस्वीर भी आपको खींचने को कहा था मैंने एक दिन। लेक्चर 30 के नोट्स, ये लेक्चर नंबर 27, 28, 29, 30 के जिसने नोट्स दिए थे उसने लेक्चर 30 में था ये। अच्छा चलें इधर देखें आप। मैंने आपको कहा था ये ना जरा जुबानी याद कर लें, जब बॉस एम्प्लॉय को कोई गलत काम करने को कहे तो बॉस 3 चीजें वायलेट कर रहा होगा, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल, और एम्प्लॉय एक थ्रेट फेस कर रहा होगा। और मैंने आपको कहा था बॉस ने एम्प्लॉय को जनरल एंट्रीज गलत करने को कह दिया, कोई रॉन्ग पेमेंट करने को कह दिया, कोई और काम करने को कह दिया, कोई गलत नोट बनाने को कह दिया, तो बॉस इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट नहीं है, न्यूट्रल रह के नहीं कह रहा, और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है बॉस में। और एम्प्लॉय जो थ्रेट फेस कर रहा है वो कौन सा है? इंटिमिडिएशन थ्रेट। एम्प्लॉय के दिल में खौफ होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट, ऐसे बात करने वाले भाई, ये तो बाय डिफॉल्ट जो है वो थ्रेट है ही है, एम्प्लॉय के दिल में खौफ है ही है। लेकिन अगर बॉस एम्प्लॉय को ये भी कह दे तू ये काम कर, गाड़ी ले लेंगे, तो फिर ये एक और थ्रेट आएगा जिसका नाम होगा। अच्छा, दूसरा जो सिनेरियो पेपर्स में आ रहा है ना, पेपर में बस ये 2 टाइप के सिनेरियोज आ रहे हैं। दूसरा जो सिनेरियो पेपर में आ रहा है ना, ये पास पेपर के क्वेश्चन 2 और 6 में आया है, बाकी पास पेपर के 1, 3, 4, 5, 7 क्वेश्चंस में आया है। दूसरा जो सिनेरियो है ना, इसमें बॉस और एम्प्लॉय वाला चक्कर नहीं है, इसमें बॉस एम्प्लॉय वाला चक्कर नहीं है। कोई बंदा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहा है, उसे अपनी नौकरी की पोजीशन की वजह से कोई मिली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को उसने अपनी जात या बीवी बच्चों दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर लिया। वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसने इस्तेमाल की, तो वो बंदा अपने हद तक कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट कर रहा है, और प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है ऐसी हरकत करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आ जाए, तो वो उसमें प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है।
और इसको थ्रेट फेस्ड क्या होगा, जाहिरी बात है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके जात को अपनी फायदा देगा, या अपने बीवी बच्चों के नाम के शेयर कल खरीद लेगा, या अपने नाम के शेयर खरीद लेगा, अपने दोस्तों को कह देगा, तो इसमें कौन सा थ्रेट इन्वॉल्व होगा, सेल्फ। अब ये पक्की ठक्की चीजें हैं जो स्टैंडर्ड में लिख दी हुई हैं, आपने अपनी लॉजिक लगा के नहीं सोचनी कि इस सिनेरियो में क्या चीजें फिट होनी है, आपने ये जो अल्फाज मैंने आपको बता दिए इनको याद कर लेना है। अगर बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे तो बॉस कितने रूल तोड़ रहा है, 3, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। और एम्प्लॉय जो है वो क्या थ्रेट फेस कर रहा है, इंटिमिडिएशन थ्रेट फेस कर रहा है। और अगर कोई एम्प्लॉयर ने रोकड़ा भी लगाया, पैसा भी लगाया, या कोई बोनस वगैरह देने को भी कहा, तो अगर एम्प्लॉय जो है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर बताएं एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियलिटी भी वायलेट कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंशियल चीजें किसी को बताना ये प्रोफेशनल बिहेवियर के भी अगेंस्ट है। और इन द एंड थ्रेट फेस्ड बाय एम्प्लॉय क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो फिर उसके ऊपर ये नहीं लगेंगे अगर एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो। अच्छा, ये टेस्ट का भी मैं आपको सोल्यूशन देने लगा हूं, ठीक है, टेस्ट का भी आपको सोल्यूशन देने लगा हूं। तो इसमें देयर वाज नथिंग, आप सोल्यूशन देखेंगे इंशाल्लाह चीजें समझ आ जाएंगी। ये एक सिंपल सेल की ट्रांजैक्शन थी, और ये एक सिंपल परचेज, इंपोर्टेड अ कंटेनर फॉर फाइन क्वालिटी, और आगे फिर उसने बेचे हैं। और एक लोन की ट्रांजैक्शन थी। मेरे ख्याल से अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट था। ये 31 दिसंबर 15 था, ये 31 दिसंबर 16, और ये 1 जुलाई को था। अच्छा, और उसका खामोश यार खामोश, यार ये जो सवाल था ना, चुप चुप चुप, ये बड़ा मजे का सवाल था, ये बड़ा मजे का सवाल था, चुप 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 यार। फ्री मैन हैज लीज्ड एन एसेट फ्रॉम फ्रेडी, द टर्म्स ऑफ लीज आर एज फॉलोज, फेयर वैल्यू ऑफ कार नॉट अ लो वैल्यू एसेट, नहीं था, लो वैल्यू एसेट भी नहीं थी, शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं थी। तो जब लो वैल्यू एसेट भी नहीं थी, शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं थी, तो इसका मतलब है नॉर्मल तरीके से ट्रीट होना था। तो नॉर्मल तरीके से आपने सवाल को लेकर चलना था। अच्छा, नंबर दूसरी बात है, ये बात किसकी हो गई, लेसी की। और दूसरी बात होगी लेसर की। लेसर पे आपने 5 टेस्ट लगाने थे और पांचों के पांचों का जवाब आ रहा था नो। तो लेसर के लिए ये कौन सी लीज बन जानी थी, ऑपरेटिंग लीज। अभी इंशाल्लाह आपको मैं सोल्यूशन दे देता हूं, फिर कोई मसला हुआ तो कल डिस्कस कर लेंगे। अगले 2 सवाल आसान थे, ओवर करो।